यूपी में धर्मांतरण से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास पर धार्मिक प्रवचन देते दिखाई दे रहे हैं और आरोप है कि उस कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन की उकसाने वाले तकरीर दिए गए और वो भी एक आईएएस अफसर के सरकारी बंगले में। अब इस मामले की बड़े स्तर पर जांच हो रही है। विवाद के तूल पकड़ने के बाद पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और अब एक एक मामले को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये बंगला बताया जा रहा है जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए। यहाँ ये वीडियो भी इसी बंगले में बना। आईएएस की मौजूदगी में धर्मांतरण की यहाँ पर बात हो रही थी। अब इसीलिए एसआईटी का गठन और यूपी सरकार अब इस वीडियो की जांच करेगी। ये आदेश भी दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि एसआईटी बनाई जाए और उसके बाद इस पूरे केस की जांच हो। वीडियो वायरल हुआ है रहमान का, उसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन की कुछ बात कही और फिर सब क्या सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के तथ्य के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐलान करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो। पहली नजर में ये आपको सामान्य प्रवचन का वीडियो लग सकता है, लेकिन इस वीडियो ने यूपी में खलबली मचा दी है, क्योंकि ये प्रवचन देने वाले कोई मामूली शख्स नहीं, यूपी के बड़े आईएएस हैं। इसलिए इस वीडियो को गौर से और विस्तार से सुनिए। ऐलान करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों या नास, एक उनके कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है ना, इंसान के माने एक इंसान। और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होगा इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान, टोटल मैनकाइंड। Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah to you all in total, Jamia in total, not a single happiness. पूरी ज़मीन पर अल्लाह के नूर का इत्माम होना है ना, हर कच्चे पर तबके अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ इतने इंसान बैठे इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी। आप जान गए कि प्रवचन देने वाले आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन का सरकारी घर है। वो तब कानपुर में पोस्टेड थे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि एक अफसर के घर में धार्मिक प्रवचन का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। हालांकि इस आयोजन के अगले हिस्से में जिस किस्म की तकरीर हुई वो ज्यादा आपत्तिजनक है। पिछले दिनों पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज़ दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उनका बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए। बोले जी मैंने बताइए इसको। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई। सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने मालूम में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की है, इसको भी लोग देखेंगे मरने के बाद, ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। अभी पिछले दिनों पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी। अलबत्ता हम लोग तो आईएएस के घर धर्म विशेष को बढ़ाने की बात हो रही है। उनके सामने एक शख्स बता रहा है कि कैसे एक धर्म विशेष से खफा होकर एक शख्स ने इस्लाम अपना लिया। माना जा रहा है कि वीडियो में इस्लाम अपनाने के फायदे बताए जा रहे हैं और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके खिलाफ शिकायत की गई है और जांच के बाद जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। जांच का विषय है, वो जांच करने दो, उस पर मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। जांच होगी, जो सच होगा सामने आएगा। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, न ही इस वीडियो को लेकर ये भी पता है कि ये कब का है। जांच के बाद ही वीडियो का सच साफ हो पाएगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, फिलहाल अब जांच की बात कही जा रही है, क्या कोई और बात भी सामने आई, कुछ और वीडियो भी इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, या आईएएस की तरफ से कोई सफाई अभी तक सामने आई हो और जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ रहा है?
देखिए, जो आईएएस हैं, जो कि चेयरमैन हैं परिवहन विभाग में, उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। असीम अरुण, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं कानपुर के, उन्होंने बाकायदा एडिशनल सीपी सोमेंद्र मीणा को ये जांच सौंपी और जब ये मामला बढ़ा है तो बाकायदा इस पर एसआईटी बना दी गई है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये कि ये तकरीबन 5 साल पुराना वीडियो है, जब वो आयुक्त हुआ करते थे कानपुर के, और उनके सरकारी आवास का ये वीडियो है। और इसमें बाकायदा तबलीगी जमात के वो लोग बैठे हैं जिनके सामने ये तकरीरें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से इतना सिर्फ कहा गया है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है कि वीडियो कितना सही है, और साथ साथ ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस वीडियो के आधार पर कोई अपराध बनता है कि नहीं। तो इन तमाम मुद्दों पर फिलहाल इस वक्त ये पूरी जांच और उसकी जांच की दिशा तय हो रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, कलीम बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका। डिप्टी सीएम से भी कुमार अभिषेक ने बातचीत की, उन्होंने कहा ये जांच का विषय और कई तथ्य अभी सामने आने बाकी हैं। बहरहाल यूपी के घमासान का तापमान ओवैसी ने बढ़ा दिया। यूपी में ओवैसी का चुनाव लड़ना शिवसेना को भी अखर रहा है और शिवसेना का आरोप है कि यूपी में ओवैसी को उतारना बीजेपी की चुनावी चाल है। सामना में ओवैसी को बीजेपी का अंग वस्त्र बताकर तीखा हमला किया गया। हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया। तो हैदराबाद से लोगों को बुला रहा है, हैदराबाद के नेताओं को। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। ओवैसी और ओवैसी। यूपी की राजनीति में ओवैसी के नाम पर भूचाल है, कुछ उसी तरह जैसे बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, और अब यूपी की सियासत के एपिसेंटर बन गए हैं ओवैसी। अब आलम यह है कि शिवसेना, जिसका यूपी से लेना देना नहीं है, वो भी ओवैसी पर हमलावर हो गई है। सामना में ओवैसी पर यह टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। यूपी विधानसभा चुनाव होने तक पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। बीजेपी की सफल यात्रा के पीछे के सूत्रधार मियां असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी शानदार तरीके से काम में जुटी नजर आ रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के अवसर पर जातीय धार्मिक विद्वेष पैदा करने की पूरी तैयारी कर ली है। सामना में ओवैसी पर हमला यही नहीं थमा, अगले हिस्से में ओवैसी पर इससे भी तल्ख हमला हुआ। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए अपना रास्ता बनाना चाहिए। ओवैसी के अंदर ऐसा कहने की जिस दिन हिम्मत आ जाएगी, उस दिन देश के नेता के तौर पर उन्हें पहचान मिलेगी, नहीं तो उन्हें बीजेपी के अंग वस्त्र के रूप में ही देखा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति से जैसे ओवैसी यूपी में कूदे हैं, वैसे ही शिवसेना भी यूपी कूच की तैयारी में है। लेकिन असली लड़ाई तो बीजेपी को फायदा और नुकसान पहुंचाने के सवाल पर है। शिवसेना ने नहले के अंदाज में हमला किया तो ओवैसी ने दहले के अंदाज में जवाब दिया, कुछ ऐसे लफ्जों में जो आपत्तिजनक है और जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते। नंबरी हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। ओवैसी और शिवसेना की इस तकरार के केंद्र में है बीजेपी, क्योंकि शिवसेना समेत कई राजनीतिक दलों को लगता है कि ओवैसी को हैदराबाद से निकालकर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़वाने का असली खेल तो बीजेपी खेल रही है, लेकिन बीजेपी का इससे हमेशा ही इनकार रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की दिशा बदलना चाहता है और इसके लिए वो हैदराबाद से लोगों को बुला रहा है, हैदराबाद के नेताओं को।
हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश का अभी काका का नहीं जानते हैं। ओवैसी अपनी मर्जी से आए, अपनी योजना से आए या बीजेपी की सहमति से आए, ये सवाल राजनीति के मझधार में हमेशा तैरते रहेंगे। लेकिन ये तो सच्चाई है कि ओवैसी के यूपी चुनाव में उतरने से जबरदस्त ज्वार भाटा उठ रहा है। आज तक ब्यूरो। ओवैसी बिहार चुनाव में कूदे, वहां भी विवाद हुआ। उन्होंने बंगाल की तरफ रुख किया तो वहां भी सवाल उठे। अब तो यूपी आए हैं तो बीजेपी की बी टीम वाला सवाल भी उनके पीछे पीछे आ गया है। यूपी में ओवैसी का ना संगठन है ना जनाधार है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी मुस्लिम वोट काटा तो विपक्ष का बंटाधार हो जाएगा। जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? ओवैसी कह रहे हैं यूपी में मुसलमानों का कोई नेता नहीं और इस वैकेंसी को पूरा करने खुद ओवैसी यूपी के मैदान में कूदे हैं। पहले बिहार, फिर बंगाल और अब यूपी। हैदराबादी ओवैसी के यूपी की चुनावी पिच पर उतरने से राजनीति हिलोरे लेने लगी है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बटेंगे और बीजेपी मुनाफा कमाएगी। इसलिए उन पर अखिलेश भी हमला कर रहे हैं, मायावती भी हमला बोल रही हैं और टिकैत भी आग बबूला हो रहे हैं। चाचू जान ने तो कहा कि चाचू जान, बीजेपी का चाचू जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा, आ गया वो। ये गांव के लोग कह रहे हैं। कौन? गांव के लोग कह कौन है चाचू जान? मतलब ये ओवैसी है, हैदराबाद से कहीं से आया तो कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फायदा देगा, इनके लिए काम करेगा। जब तक इलेक्शन रहेगा यहाँ पे आएगा, फिर कहीं इलेक्शन होगा, ये चाचू जान बीजेपी का ये परमानेंट चाचू जान है, फिर ये कहीं हो जाएगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं उनको फायदा देने का काम करता है। गैर बीजेपी पार्टियों को ये डर खाए जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी के लिए वो उपजाऊ जमीन साबित हो सकते हैं जिनमें कमल का खिलना आसान हो जाएगा। इसलिए हमने यूपी में मुस्लिम वोट की ताकत को आंकने की कोशिश की। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 3 करोड़ 85 लाख है, यानी कि यूपी की 19.26% आबादी मुसलमानों की है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। यूपी की करीब 70 विधानसभा सीटों पर 20 से 60% मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुस्लिम वोट एक मुश्त किसी एक पार्टी को गए तो समीकरण उलट पुलट भी हो सकते हैं। और अगर ओवैसी ने दरार पैदा कर दी और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दिया तो खेल कुछ और हो जाएगा। हम लोग हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, चाहे कोई हिंदू पार्टी या संगठन करे या कोई मुस्लिम का पार्टी और संगठन बना के करे, तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग ओवैसी के खिलाफ भी उतना ही हैं जितना हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। और ओवैसी में और बीजेपी में जो नूरा कुश्ती चल रही है और ओवैसी को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। ओवैसी बिहार में भी लड़े और बंगाल में भी। बिहार में आरजेडी की हार के पीछे ओवैसी फैक्टर को भी अहम माना जा रहा है, लेकिन बंगाल में ओवैसी टीएमसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब देखिए कि यूपी में 2017 में क्या हुआ था। 2017 में बीजेपी ने यूपी में किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी ने 57 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो 17 जीते। बीएसपी ने 99 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो सिर्फ 5 को जीत मिली। कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों को टिकट दिए तो 2 उम्मीदवार जीते। 2017 में कुल 24 मुस्लिम उम्मीदवारों को विजय मिली। यूपी में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन बनता और टूटता रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम वोट टूटते रहे तो गैर बीजेपी विपक्ष का बंटाधार होता रहेगा। ये इन आंकड़ों से साफ है। यूपी में ओवैसी के चुनाव लड़ने का यही आधार है। आज तक ब्यूरो।